गलती तो ये हो गई हम लोगों से कि हमने बिना सोचे समझे विचार किए उनकी नकल के साथ ये ले आया अपने घर में, और ऐसे लोगों के घर में भी ले आया जो केमिस्ट्री बहुत अच्छे से जानते, जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स को रोज पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, उनके ही घर में फ्रिज है। मैं कहता हूं प्रोफेसर साहब आप ये क्या गजब कर रहे हैं, आप तो जानते हैं क्या करें, पत्नी नहीं मानती, बच्चे नहीं मानते, तो आपकी केमिस्ट्री पत्नी को क्यों नहीं समझाई अभी तक? तो कहते समझती नहीं। तो मैंने कहा फिर आप प्रोफेसर क्यों हो गए? जो आप अपनी पत्नी को केमिस्ट्री नहीं समझा सके तो बच्चों को कैसे समझाएंगे? आप अपने बच्चों को नहीं समझा सके दूसरों को कैसे समझाएंगे? तो मुश्किल यह है कि हम विज्ञान पढ़ रहे हैं लेकिन वैज्ञानिक नहीं हो रहे, अपने जीवन में नितांत विज्ञान के विरुद्ध काम कर रहे हैं। प्रकृति और विज्ञान के विरुद्ध अगर कोई चीज सबसे खराब हमारे घर में है तो प्रेशर कुकर के बाद यही है रेफ्रिजरेटर। तो मेरी विनती है कि आप इसका रखा हुआ खाना मत खाइए क्योंकि वो जहर हो जाता है। तो आप बोलेंगे फिर क्या करें? एक नियम बना लीजिए अपने जीवन में जो हमारे दादा दादी नाना नानी के समय का बनाया हुआ है, और शायद बागभट्ट ने भी ये नियम लिखा है बहुत रेखांकित करके। वो ये कहते हैं, अब मैं दूसरे नियम पर आ रहा हूं, पहले नियम खत्म हो रहे हैं, अब दूसरे पर मैं जा रहा हूं। बागभट्ट जी कहते हैं कि कोई भी खाना जो बना, कोई भी खाना, दाल बनी, चावल बना, रोटी बनी, बनने के 48 मिनट के अंतर इसका उपभोग हो जाना चाहिए। यह दूसरा नियम, दूसरा सूत्र है। कोई भी खाना बना, बनने के 48 मिनट के अंदर उसका उपभोग माने कंजम्पशन हो जाना चाहिए। रोटी बनी, बन गई, अब 48 मिनट के अंदर खा लीजिए। चावल बन गया, 48 मिनट में खा लीजिए। दाल बन गई, 48 मिनट में खा लीजिए। खीर बन गई, 48 मिनट में खा लीजिए। सेवई बन गई 48। ये 48 मिनट का चक्कर क्या है? 48 मिनट, 40 मिनट भी नहीं, 50 मिनट भी नहीं, 48 मिनट। तो बागभट्ट जी का जीवनी जब पढ़ा तो मुझे पता चला कि वो बहुत बड़े मैथमेटिशियन भी थे। आयुर्वेद के तो चिकित्सक थे ही, मैथमेटिक्स के बड़े पंडित थे। तो उन्होंने जितने कैलकुलेशन किए हैं वो सब इसी तरह के हैं, 42 मिनट। अब ये जो मिनट है ये मैंने जोड़ा है, बागभट्ट जी ने लिखा है 48 पल। हमारे यहां जो होता है ना, पल होता है, क्षण होता है, प्रतिपल होता है। हमारे यहां जो समय की नापने की डिग्रियां हैं वो पल है, क्षण है, प्रतिपल है, वगैरह वगैरह। ये जो मिनट का चक्कर है ये तो यूरोप और अमेरिका से आया हुआ है। ये मिनट आपको समझता है, पल समझता नहीं, इसलिए मैंने इसमें जोड़ दिया है। हालांकि एक मिनट एक पल के बराबर नहीं है, एक पल एक मिनट से थोड़ा कम है। अगर बागभट्ट जी के कैलकुलेशन में करूं तो एक मिनट का 52वां हिस्सा एक पल है। और बागभट्ट जी कहते हैं कि लगभग भोजन बनने के 50 पल के अंदर आप उसको कंज्यूम कर लीजिए। तो मिनट मैंने कैलकुलेट किए तो वो 48-47 के आसपास आता है, ये कैलकुलेशन है। तो जो बना हुआ भोजन है वो आप 48 मिनट में कर लीजिए, तो आपके लिए सबसे ज्यादा पोषकता देने वाला है। जो इसके बाद आप भोजन करें तो धीरे धीरे उसकी पोषकता कम होने लगती है। अगर आपने 6 घंटे के बाद किया बनने के बाद तो पोषकता कम हो जाएगी, 10 घंटे के बाद और कम हो जाएगी, 12 घंटे के बाद बिल्कुल ना के बराबर, और 24 घंटे के बाद तो खत्म, बासी हो गया। बासी शब्द है ना, ये बागभट्ट जी का है। 3500 साल पहले ये शब्द था, बासी हो गया जी। और वो कहते हैं ये बासी भोजन तो जानवरों के खिलाने के लिए भी नहीं है, आप कैसे खा रहे हैं? बागभट्ट जी ने एक बहुत अच्छे मजे की बात लिखी है। उन्होंने कहा भारत देश में 365 दिन का जो चक्र है एक वर्ष का, इसमें एक ही दिन ऐसा है जिस दिन आप ये खा सकते हैं, 364 दिन नहीं खा सकते। एक ही दिन खा सकते हैं। और वो एक दिन का उन्होंने बहुत पक्का कैलकुलेशन किया है कि उस दिन शरीर के वात पित्त और कफ की अवस्था क्या होती है, उसके अनुसार बासी भोजन चलता है। तो मैंने वो जब ध्यान दिया तो पता चला कि वो दिन हमारे देश में एक त्योहार आता है, उसको मेरी मां कहती है बासोड़ा, आप पता नहीं क्या कहते हैं। एक ही त्योहार है अपने देश में जिस दिन हम बासी खाना ही खाते हैं। और ये जो त्योहार है, इस जो दिन पड़ता है, ये कार्तिक अगहन पूस माह के हिसाब से इसका जो दिन पड़ता है, बागभट्ट जी का दिन भी वही पड़ता है।
तब मेरे समझ में आया कि इस देश के त्योहारों के पीछे वैज्ञानिकता है। त्योहार ऐसे ही नहीं तय हो गए, इस दिन होली होगी, इस दिन दिवाली होगी, इस दिन ये होगा, इस दिन, इनके पीछे कुछ कैलकुलेशन है। भागवत जी का कैलकुलेशन है कि शरीर में 3 दोष हैं, वो आप सब जानते हैं, वात, पित्त और कफ। इन पे आगे मैं विस्तार से बात करूंगा, यहां रेफरेंस के लिए कह रहा हूं। तो वात, पित्त, कफ 3 दोष हैं, ये समान स्थिति में रहे तो आदमी हमेशा निरोगी रहता है। इनकी स्थिति ऊपर नीचे हो, वात बढ़ गया, पित्त और कफ कम हो गया, पित्त बढ़ गया, वात और कफ कम हो गया, ऊपर नीचे हो, तभी रोगी होते हैं आप, तभी रोग पैदा होते हैं। तो एक दिन ऐसा आता है 365 में से एक दिन ऐसा आता है जिस दिन ये वात, पित्त, कफ की स्थिति बिल्कुल ऐसी होती है जो विचित्र लगती है, माने होनी नहीं चाहिए ऐसी स्थिति हो जाती है। तो भागवत जी कहते हैं कि उस स्थिति को काबू में लाने के लिए बासी खाना ही चाहिए जिसकी पोषकता पूरी चली गई हो, क्योंकि जिस दिन ऐसी स्थिति आती है उस दिन शरीर को प्रोटीन नहीं चाहिए, प्रोटीन बिल्कुल नहीं चाहिए। तो प्रोटीन सब खत्म होगा तब जब खाना बहुत पुराना हो जाए। तब मेरे समझ में आया कैसी वैज्ञानिकता है। तो आप साल में एक ही दिन बासी भोजन कर सकते हैं। अब आप देखो कि एक दिन के लिए फ्रिज लगेगा साल में, तो 364 दिन की बिजली क्यों खर्च करना उसके लिए, और 364 दिन का इतना स्थान क्यों घेर के रखना। चेन्नई में बहुत महंगा है स्थान, 1 स्क्वायर फुट का क्या भाव है, 3000। तो फ्रिज अगर रखा है मान लो 5-7 स्क्वायर फीट में, तो 3000 में 5 का गुणा कर लो, 15,000 रुपए रोज का खर्चा एक तो दे दिया फ्रिज खरीदने में, और ये जिंदगी भर इतना स्थान घेर कर खड़ा है जो इस्तेमाल नहीं हो रहा है, तो कितना घाटे का सौदा है। तो इस घाटे के सौदे को अपने जीवन में मत लाइए। मेरी विनती है कि जिन्होंने फ्रिज नहीं खरीदा है वो ना खरीदें, जिन्होंने खरीद लिया है वो धीरे धीरे इसका उपयोग कम करें। एक दिन थोड़ा ऐसा आए कि उपयोग उसका बंद ही हो जाए तो आपके जीवन के लिए बहुत अच्छा है। और आप जानते हैं कि आजकल पर्यावरण के प्रदूषण की बहुत चर्चा हो रही है। दुनिया भर के वैज्ञानिक परेशान हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है, सर्दी कम हो रही है, गर्मी बढ़ रही है। सर्दी कम होने में और गर्मी बढ़ाने में जिन गैसों का सबसे बड़ा योगदान है वो यही गैसें हैं, CFC1, CFC2, CFC3, CFC12 तक। तो सारे दुनिया के देश परेशान हैं कि क्या करें क्या करें। अभी इंडोनेशिया के बाली द्वीप में 7 दिन का सम्मेलन हुआ। अमेरिका, जर्मनी, भारत जैसे 156 देशों के राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री 7 दिन झक मार रहे थे यही बात के लिए कि भाई CFC का प्रोडक्शन कम कैसे किया जाए। तो इसमें थोड़ा आप भी सहकार कर दीजिए। ये प्रोडक्शन कम होने के लिए फ्रिज की जरूरत बंद करने की है, तो ये प्रोडक्शन कम होगा। तो इसलिए मैंने कल आपसे कहा था कि फ्रिज का भी खाना ना खाएं, समय का ध्यान रखें। ये बात हमेशा याद रखें कि बना हुआ खाना 48 मिनट के अंदर खा लेना चाहिए। अब ये 48 मिनट का जो कैलकुलेशन है, कल मैं इस पे आपसे और ज्यादा विस्तार से बात करूंगा, क्योंकि एक सूत्र कल आएगा। आज बस इतनी सी बात। और एक तीसरी बात जो मैंने कल आपसे शुरू की थी, माइक्रोवेव ओवन। माइक्रोवेव ओवन भी कुछ इसी तरह का किस्सा है। इसमें भी टेम्परेचर को आप कंट्रोल करते हैं, और माइक्रोवेव ओवन में कोई भी चीज आप जब रखते हैं ना गर्म करने के लिए, तो वो चीज का एक हिस्सा गर्म होता है, पूरा नहीं होता। गर्म होने के लिए हमारी जो कल्पना है वो चारों तरफ से एक साथ एक जैसा टेम्परेचर आए, वो पानी ही कर सकता और कोई चीज नहीं है दुनिया। पानी गर्म करके उसमें कोई चीज डालें तो सही गर्म होती है, और माइक्रोवेव ओवन में पानी का कोई काम नहीं। और ये माइक्रोवेव ओवन भी यूरोप और अमेरिका के लिए है, क्योंकि वहां बहुत ठंडी है, आपके लिए नहीं है, क्योंकि यहां तो बहुत गर्मी है। तो अब हमारे घर में क्या हुआ है वो मैं विनम्रता पूर्वक आपसे कहता हूं, आपने कुछ चीजों को स्टेटस सिंबल बना रखा है, वो बदल दीजिए। ये स्टेटस सिंबल नहीं है, ये मजबूरी की चीजें हैं। कहते हैं ना मजबूरी में हमने ये किया, मजबूरी में हमने ये किया। तो आप मान लीजिए कि मजबूरी में फ्रिज लाया, मजबूरी में माइक्रोवेव ओवन लाया, मजबूरी में प्रेशर कुकर लाया। ये कोई छाती ठोक के बताने की बात नहीं है कि मेरे घर में फ्रिज है, या मेरे घर में माइक्रोवेव ओवन है, या मेरे घर में। आप इसको शर्म से बताइए कि मैं क्या बताऊं, मेरी मजबूरी थी, उस दिन दिमाग कुछ फिर गया था, मेरा विवेक शून्य हो गया था, तो मैंने मेरे खून पसीने की कमाई बर्बाद कर दी और ये ले आया। तो ये इस तरह से कहना जब शुरू करेंगे
तो थोड़े दिन में आपकी भावना अपने आप बदल जाएगी और ये चीजें आपके बाहर निकल जाए। ये जो 48 मिनट का कैलकुलेशन है, ये जैन दर्शन में भी है। आप में से कोई भी जैन समाज के लोग होंगे तो मेरी बात आपको बहुत जल्दी समझ में आएगी। जितने भी जैन साधु संत हैं उनके मुंह से आप यही सुनेंगे, पानी में 48 मिनट के बाद जीव राशि पैदा हो जाती है और वो जीव राशि फिर बढ़ती ही चली जाती है, करोड़ों से अरबों, अरबों से खरबों में चली जाती है। तो ऐसा पानी नहीं पीना चाहिए क्योंकि जीव हत्या होती है और उसका पाप लगता है। तो जैन दर्शन ने इसको अहिंसा के साथ जोड़ा है और भागवत जी ने इसको स्वास्थ्य के साथ जोड़ा है। मूल बात एक ही है। शायद जैन दर्शन में अहिंसा से इसको इसलिए जोड़ा होगा कि धर्म से जाएगा जुड़कर तो जल्दी समझ में आएगा। भागवत जी ने इसको शरीर स्वास्थ्य से जोड़ा है तो थोड़ा देर में समझ में आता है, क्योंकि हमारा चित्त और मन धर्म के प्रति थोड़ा आकर्षित है, क्योंकि हमारे डीएनए में ऐसा है। भारत का जो डीएनए है वो ऐसा ही है, जिसमें धर्म की बात करो तो तुरंत समझ में आए। विज्ञान थोड़ा पीछे से आता है, इसलिए इस देश में धार्मिक लोगों की पूजा होती है, वैज्ञानिकों को कोई पूछता नहीं है, वो ऐसे ही बेचारे घूमते रहते हैं। कभी आप जैसे लोग उनको माला वाला डाल दे तो ठीक हो गया, वरना इस देश के वैज्ञानिक कहां मरते हैं, कहां खपते हैं, कौन जानता है, कौन पूछता है। लेकिन साधु, सन्यासी, महात्मा इतने पूजे जाते हैं इस देश में, जिनके पीछे आप कुछ नहीं जानते, उनका इतिहास, उनका भूगोल, तो भी आप उनके चरणों में लौटते रहते हैं। वो आपके डीएनए का दोष है, मेरे डीएनए का दोष है, आपके डीएनए का दोष है, क्योंकि डीएनए ऐसा है इस देश में। कभी मौका मिला तो इस पे बात करूंगा कि गर्म देशों का डीएनए और ठंडे देशों का डीएनए बिल्कुल अलग होता है। ये जो यूरोप और अमेरिका में रहने वाले लोग हैं ना, इनका जो डीएनए है और हमारा जो हम भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश में रहने, इनका बिल्कुल डिफरेंट है। जो दुनिया के गर्म देश हैं, सारे धर्म यहीं से निकले। आपको मालूम है ईसाईयत यहीं से निकली, पूर्व से ही निकली, इस्लाम भी पूर्व से निकला, हमारा हिंदू धर्म जिसको सनातन मानते हैं ये भी पूर्व से निकला। पश्चिम से कोई धर्म आज तक निकला ही नहीं। ईसाईयत निकलने का स्थान बेथलम है ना, बेथलम इजराइल, वो पूर्व में है। ईसाईयत के बाद इस्लाम के निकलने का स्थान वो भी वही है, बेथलम में। वो एक ही स्थान के लिए मर रहे हैं कि ये मेरा, कि ये तेरा, और लड़ाई 60 साल से चल रही है। और वो 10 स्क्वायर फीट की जगह है बस। हाँ, 10 स्क्वायर फीट की जगह में 33 करोड़ मर गए और छोड़ना नहीं चाहते, ये मैं ले लूं कि ये तू ले ले, ये फिलिस्तीन का कि ये इजराइल का। तो ये फिलिस्तीन और इजराइल यूरोप में नहीं है, एशिया में है, और एशिया दुनिया के पूर्व में है। तो सारे धर्म पूर्व से ही निकले हैं, क्योंकि पूर्व का डीएनए कुछ इस तरह का है। पश्चिम से धर्म निकला नहीं कोई, क्योंकि डीएनए दूसरे तरह का है। तो ये डीएनए का दोष है, हम धर्म को मानते हैं। इसलिए शायद जैन शास्त्रों में, जैन आचार्यों ने, जैन संतों ने इसको धर्म से जोड़ दिया। तो ये धर्म से जुड़ा हुआ विज्ञान की बात है। इसको विज्ञान से पहले समझकर धर्म में आप पालन करेंगे तो आपका विश्वास इस पर पक्का होगा। इसलिए ये 48 मिनट याद रखिए। सब माताएं, बहनें और भाई याद रखें, भोजन पका तो 48 मिनट में हो ही जाना, खा ही लेना। इसलिए शायद पुरानी परंपरा हमारे देश में है, गरम खाना खाओ, माने वो 48 मिनट के पहले हो जाए। गरम गरम रोटी बना के खिलाओ या गरम गरम रोटी खाओ। आपको शायद मालूम नहीं है, आप में से जो यूरोप और अमेरिका ज्यादा घूमते हैं वो इसका अंदाजा लगाएंगे कि गरम रोटी का महत्व क्या है। क्योंकि यूरोप में नहीं मिलती, अमेरिका में नहीं मिलती, दुनिया के 56 देशों में गरम रोटी नहीं मिलती, क्योंकि उसको बनाना नहीं जानता कोई। दुनिया की आबादी 600 करोड़ है। 600 करोड़ आबादी में 300 करोड़ महिलाएं, 300 करोड़ पुरुष अगर मान लें तो 300 करोड़ महिलाओं में लगभग 250 करोड़ महिलाएं नहीं जानती कि गरम रोटी कैसे बनती है। उनके पास गेहूं का आटा है, गेहूं का आटा भी है, क्योंकि यूरोप के कई देशों में गेहूं है, अमेरिका में गेहूं पैदा होता है, कनाडा में भी गेहूं पैदा होता है। गेहूं ठंडी की फसल है तो ठंडे देशों में होता, तो गेहूं है, गेहूं का आटा भी है, रोटी बनाना नहीं आता। क्यों? कोई यूनिवर्सिटी नहीं है वहां जो सिखाए इसको, कोई कॉलेज नहीं है जो सिखाए इसको। तो यूनिवर्सिटी, कॉलेज नहीं है, और कोई मां नहीं है जो अपनी बेटी को सिखाए, क्योंकि मां को नहीं आता तो बेटी को क्या सिखाए। और हजारों लाखों सालों से वहां ये चक्कर चल रहा है, रोटी बनाना नहीं आता।
किसी यूरोपियन और अमेरिकन व्यक्ति के बारे में। अभी एक छोटा सा किस्सा बताता हूं। थोड़े दिन पहले हमारे पास एक दंपत्ति आए फिनलैंड से, एक पति और एक पत्नी दोनों आए। उन्होंने कहा मुझे भारत का गांव देखना है, तो हमने एक गांव में भेज दिया। संयोग से जिस गांव में गए वहां शादी थी, तो हमने कहा उसमें भी आप शामिल हो जाइए, तो भारत क्या है आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो वो शादी में जब शामिल हुए तो रोटियां बना रहे थे, कोई पूड़ी बना रहा है। तो गांव में तो आप जानते हैं ना, नौकर नहीं बनाते, सब गांव इकट्ठा होकर बनाता है। जिसके घर में शादी है उसके घर में दूसरे घर के लोग आ जाते हैं, दूसरे घर का चूल्हा बंद हो जाता है, सब एक ही घर में खाते हैं। तो सब महिलाएं बना रही थी। तो उस फिनिश दंपत्ति ने पूछा ये सब कितना पैसा लेंगी? तो उनको कहा ये पैसा वैसा नहीं लेने वाले। तो ये कैसे हो सकता है? तो हमने कहा ये है क्योंकि भारत कोऑपरेशन पे चलता है, कंपटीशन से नहीं चलता ये देश। हमारे समाज में कोऑपरेशन है, कंपटीशन नहीं है। तो फिर वो फिनिश दंपत्ति में जो महिला थी वो सबसे ज्यादा इस बात को परेशान थी लेकर कि ये रोटी एकदम गोल बन रही है, 100% गोल। उसकी जिंदगी में ये कल्पना नहीं है कि 100% गोल चीज कोई हाथ से बन सकती है। वो कहती है उसने कभी सोचा था भारत के बारे में कि मशीन से बनाते होंगे रोटी, और वो कह रहे हैं ये हाथ से बनाते हैं 100% गोल। तो उसका जितना कैमरे में रील थी उसने सब उसी पे खर्च कर दी, गोल रोटी बना के देखने में उसको। मैंने आपको ये उदाहरण इसलिए दिया कि उनके लिए ये अजूबा है, उनको लगता है कि कोई महिला ये कर पाए। और मैंने जब वो जा रहे थे तो पूछा आपको भारत में कौन सी चीज सबसे अच्छी? तो उनका ये जो रोटी है गोल, ये सबसे महत्वपूर्ण वस्तु है जिसकी वैल्यू हमारे लिए सबसे ज्यादा है, क्योंकि हम जानते नहीं ये कैसे बनती है। और आपके घर में हर मां बहन इसको बना सकती है, 10-12 साल की बहन भी आसानी से बना सकती है। इसका मतलब है कि रोटी ताजा और गर्म ये भारत में ही संभव है, दुनिया के दूसरे देशों को नसीब नहीं है। तो आप समझ लीजिए कि आपके पास कितनी वैल्यूएबल चीज है गरम रोटी, और उसको आप छोड़कर ठंडी करके खाएं तो ये आपका दुर्भाग्य है, सौभाग्य नहीं। तो रोटी को गरम गरम ही खाएं, गरम गरम ही खिलाएं। यूरोप में कोई किसी को खिलाता नहीं क्योंकि कोई बनाता नहीं और जानते भी नहीं। वहां तो बेचारे 3-3 महीने पुरानी रोटी खाते हैं, जिसको डबल रोटी कहते हैं, पाव रोटी कहते हैं। मैंने एक सिंपल कैलकुलेशन किया था कि पाव रोटी बनने के बाद और खाने तक 90 दिन निकल जाते हैं अमेरिका और यूरोप में। पता है क्या कि गेहूं हर जगह होता नहीं, कुछ जगह होता। तो गेहूं बड़े बड़े ट्रक में भर के वहां तक जाता है जहां गेहूं को पीसने वाली चक्कियां लगी हुई हैं, फ्लोर मिल्स, वहां उनका आटा बनता। फिर वो आटा ट्रक में भर भर के फिर वहां जाता है, फिर जाकर उससे डबल रोटी बनती है, फिर वो वहां से बनकर कहीं और जाती है, फिर ऐसी चक्कर में 90 दिन निकल जाते हैं। हमारे आयुर्वेद शास्त्र में भागवत जी कहते हैं कि आटे को जितना ताजा इस्तेमाल किया उतना ही बेहतरीन है।